हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शंस ऑफ हैलो एरिन्स। और रिएक्शंस ऑफ हैलो एरिन्स में हम लोग पहला रिएक्शंस ऑलरेडी पढ़ चुके थे, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग वहाँ पे बहुत सारा चीज़ पढ़े थे। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं होता है, उसमें बहुत सारा कंडीशंस डालना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे कि हैलो एरिन्स कौन कौन सा रिएक्शंस देता है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन था। दूसरा है हम लोग का एरिन्स, यानी कि जहाँ भी एरोमेटिक कंपाउंड अगर आता है तो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का होता है। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड अगर होगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जरूर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये मेन कैरेक्टरिस्टिक ही होता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड का। एलिफैटिक में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, बट बहुत रेयर देखने को मिलता है, बहुत कम अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रो जो हम लोग का सेकेंड रिएक्शन है हैलो एरिन्स का, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हम लोग का सेकेंड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलो एरिन्स। तो पहले हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, तो जैसा कि ऑलरेडी हम लोग देखें पढ़ चुके हैं कि कोई भी अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इलेक्ट्रोफाइल के कारण अगर होता है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग ये चीज देख रहे थे कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर रहा था, उसी तरह से एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करेगा, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि इस तरह का, इसमें एक डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, when substitution reaction is carried out by an electrophile is called इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये कार्बन का चेन है और इसके साथ कोई भी अगर लिविंग ग्रुप लगा हुआ हो और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शंस कराते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराने के बाद ये इलेक्ट्रोफाइल इस लिविंग ग्रुप को डिस्प्लेस करता है, तो और ये डिस्प्लेस करने के बाद ये इलेक्ट्रोफाइल ऐसे ऐड हो जाता है प्लस लिविंग ग्रुप L+ बन के निकल जाता है, यानी कि ये हो गया हम लोग का सबस्ट्रेट, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट, और ये हो गया लिविंग ग्रुप। लेकिन अभी जैसा कि बताया कि ये एलिफैटिक कंपाउंड में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, तो ये जो रिएक्शन है वो रेयरली होता है। ठीक है, मेन जो रिएक्शन होता है वो एरोमेटिक, जैसे इस तरह से, और सभी कार्बन पे एरोमेटिक कंपाउंड दैट मींस की जैसे बेंजीन हम लोग बना रहे हैं और बेंजीन के सभी कार्बन पे हाइड्रोजन तो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल इस हाइड्रोजन प्लस को रिप्लेस करता है, तो ये हो जाएगा इस तरह से प्लस, यहाँ पे H+ आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सबस्ट्रेट हो गया, लिविंग ग्रुप हो गया। और ये जो रिएक्शन है एरोमेटिक कंपाउंड का, तो एरोमेटिक कंपाउंड का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन काफी कॉमन होता है, तो ये कॉमन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेरी कॉमन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे पहले हम लोग को ये चीज देखना है कि अगर आप 11th में थोड़ा शायद नहीं अगर पढ़े होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एकदम बेसिक से डील कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, वो चीज हम लोग देखें। दूसरा हम लोग देखें कि पहले इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। तो पहले हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल, इसको हम लोग E+ से डिनोट करते हैं।
ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो ये एक्चुअली दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो प्लस फिलिक से। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये बना है दो वर्ड से। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, एंड फिलिक, फिलिक मतलब होता है लविंग। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज है, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज, तो ऐसा स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज वही कहलाता है जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो, या जिसके पास मतलब पॉजिटिव चार्ज हो, जो इलेक्ट्रॉन के तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, तभी इलेक्ट्रोफाइल हम लोग इसको बोलेंगे। यानी कि उसके पास जरूर या तो इलेक्ट्रॉन कम होगा, नहीं तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज, ठीक है। तो ऐसे स्पेसीज को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। नेक्स्ट उसके हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये कहाँ कहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो इलेक्ट्रॉन अगर कम है इसके पास, तो ये कहीं भी अगर अटैक करेगा तो उस जगह पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा हो। यानी कि इलेक्ट्रॉन जहां पे निगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा है, वहीं पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलेंगे इट अटैक्स on the region of high electron densities, जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा वहीं पे ये अटैक करेगा, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पे अभी हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है, इसका मतलब कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। ऑक्टेट मतलब कि इनसफिशिएंट ऑक्टेट होगा, इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होगा चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल इज ऑफ टू टाइप्स। देखेंगे यहाँ पे इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला होगा फर्स्ट में चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज, जितना भी पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज होगा, दैट मींस कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज, तो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज वाला स्पेसीज होगा उसको हम लोग चार्ज इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसका एग्जांपल H प्लस हो सकता है, Cl प्लस हो सकता है, Br प्लस हो सकता है, NO2 प्लस हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा देख सकते हैं, ऐसा NO प्लस हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कोई भी अल्काइल प्लस हो सकता है, जिसको कार्बोकेटाइन हम लोग बोलते हैं, जैसे CH3 प्लस हो सकता है, ठीक है। C2H5, कोई भी कार्बोकेटाइन को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे Br प्लस हो गया, SO3 H प्लस हो सकता है, SO3H,
एसाइल हो सकता है, CH3CO प्लस ग्रुप, इस तरह से एसाइल का केटायन हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो इस तरह से कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज को हम लोग जिसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो उसको हम लोग चार्ज इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। दूसरा है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड में आएगा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है कि यहाँ पे इसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाई देगा बट फिर भी वो इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, द न्यूट्रल कंपाउंड the neutral compounds in which central atom has central atom has incomplete octet। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम लोग ऊपर में देख सकते हैं। तो ऐसा सेंट्रल एटम जिसके पास कंप्लीट ऑक्टेट नहीं हो उसको हम लोग न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में जैसे एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे BeCl2, BeCl2, दूसरा BH3, ZnCl2, एल्युमिनियम का कोई भी हैलाइड AlX3, आयरन का हैलाइड FeX3, उसकी तरह से CH3 फ्री रेडिकल, कार्बिन्स, कार्बिन्स हो सकता है, CH2 डाई हैलो कार्बिन्स हो सकता है, ये सभी इस सभी मॉलिक्यूल में हम लोग देखेंगे कि सब सेंट्रल एटम के पास सबके ऑक्टेट कंप्लीट होगा। कंप्लीट ऑक्टेट इसका नहीं है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये एल्युमिनियम का कोई भी हैलाइड है, एल्युमिनियम का हैलाइड हो सकता है, आयरन का हैलाइड है, यहाँ पे कार्बन में अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन का कमी है, ये BH है, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, जिंक में यहाँ भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसी तरह से इसमें कार्बिन्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये सारा चीज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। दूसरा हम लोग देखेंगे इसमें, ये हो गया फर्स्ट वाला, और इसका सेकेंड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का फर्स्ट और ये सेकेंड। तो इसमें द कंपाउंड इन विच the compound in which central atom is bonded with central atom is bonded with two or more than two electronegative atom, bonded with two or more than two electronegative atoms। तो इसमें है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम अगर दो या दो से अधिक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अगर जुड़ा हुआ रहता है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का काम हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेने का टेंडेंसी है। तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होता है, जिसके कारण वो जिस एटम से जुड़ा हुआ है, जैसे जिस सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है, उससे इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपने तरफ खींचने के कारण उस सेंट्रल एटम पे हमेशा इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। डैट मीन्स कि वो सेंट्रल एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट रहेगा, उसको हमेशा इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा, तो जिसके कारण उसका सेंट्रल एटम हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, लेकिन दिखाई नहीं देगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, बट वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे उसका कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये है BH3, BH3,
यानी कि बोरॉन का कोई भी हैलाइड ले लें, जैसे BF3 ले सकते हैं, ठीक है, BeCl2, फिर उसी तरह से AlCl3, AlBr3, ऐसे आयरन हो सकता है FeX3, आयरन का हैलाइड्स, SnCl4, PCl3, PCl5, NF3, CH2, इस तरह से CO2, SO3, CH2, CCl4, etc. तो ये सभी में आप देखिए, ये सभी कंपाउंड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सेंट्रल एटम हो गया और इसके साथ ये हैलोजन जुड़ा हुआ है, 3 हैलोजन, तो 3 हैलोजन सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है, जो कि हैलोजन ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का टेंडेंसी। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे BH3, BCl2, तो यहाँ पे ये सेंट्रल एटम है और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, एल्युमिनियम सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ये सेंट्रल हो गया, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। इस तरह से सब में अगर हम लोग देखेंगे तो सेंट्रल एटम से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ा हुआ होगा, जिसके कारण ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट इसका, तो थर्ड पॉइंट में है न्यूक्लियोफाइल का the covalent compound which having incomplete d subcell, तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसका कंप्लीट डी सबसेल इनकम्प्लीट हो, तो वैसा अगर किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में अगर डी उसका सबसेल कंप्लीट नहीं है तो भी वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसके डी ऑर्बिटल्स में अगर स्पेस खाली है, वैकेंट है, तो किसी न किसी इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होता है उसके पास, हमेशा इलेक्ट्रॉन को लेने का टेंडेंसी होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखें तो इस एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं SnCl4, इसमें इसका डी ऑर्बिटल खाली होगा। उसी तरह से SiCl4, PCl5, SF6, IF7, etc। तो ये सब में ऐसा सेंट्रल एटम है जिसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होगा। तो ये हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल था। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है ये चीज हम लोग देख लिए ऑलरेडी। अब उसके बाद एक नोट करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, नोट करके Cl2, Br2, I2 are also behaves as electrophile and electrophile। दूसरा है इलेक्ट्रोफाइल्स आर लेविस बेस। तो ये हम लोग इलेक्ट्रोफाइल देखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल लेविस बेस के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स जो भी होता है वो लेविस बेस होता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लोग यहाँ पे आएंगे नाउ, हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है
AC1 रिएक्शन मतलब सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर यानी कि इसका रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, दैट मींस कि ये यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जिस तरह से हम लोग न्यूक्लियोफिलिक में देखे थे रिएक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, दैट मींस कि सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ओनली। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो रिएक्शंस होगा ये AC1 रिएक्शन ये वेरी रेयर होता है, ये वाला वेरी रेयर, ये बहुत कम देखने को मिलता है। AC1 रिएक्शन जनरली बहुत कम देखने को मिलेगा, मेनली AC2 रिएक्शन देखने को मिलता है। जैसे इसका भी कुछ एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं ऐसे AC1 रिएक्शन का समझने के लिए। तो इसमें ये कब रिएक्शन यूज होता है, जब एलिफैटिक कंपाउंड हो, जब भी उसमें कोई भी एरोमेटिक ग्रुप नहीं हो, तो एलिफैटिक के साथ अगर कोई भी ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो जिसको कोई इलेक्ट्रोफाइल डिस्प्लेस कर रहा हो, तब वहां पे AC1 रिएक्शन होता है, खासकर एलिफैटिक कंपाउंड के केस में। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा मतलब कॉमन नहीं होता है, ये बहुत रेयर केस में होता है, ठीक है। बट कुछ रिएक्शंस ऐसा है जिसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग देखें तो कोई भी एग्जांपल के लिए अगर कार्बन के चेन के साथ मेटल अगर जुड़ा हुआ हो, तो मेटल हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मेटल पे प्लस होगा और इस पे कार्बन के चेन पे माइनस होगा। तो कार्बन के साथ अगर कंपाउंड के साथ अगर मेटल का एटम जुड़ा हुआ हो, तब वहां पे अगर हमको डिस्प्लेस करवाना है, उसको H+ से रिएक्ट करवाना है, तब हम लोग वहां पे इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। दैट मींस कि यहाँ पे H+ अगर लिखेंगे तो ये H+ इस M+ को रिप्लेस करता है और ये बनेगा, यहाँ पे अल्केन बनता है और प्लस M+ अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन है जहाँ पे मेटल डिस्प्लेस करना होता है हाइड्रोजन से। दूसरा है जैसे एग्जांपल इसमें और हम लोग ले सकते हैं इस तरह से CH3CH2MgBr, तो ये हो गया मेटल। और इस मेटल में अगर इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, इस कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, और इसको अगर हम लोग वाटर से रिएक्शन कराते हैं, ऑलरेडी हम लोग पहले भी थोड़ा सा पढ़ चुके थे, H+OH-, तो ये रिएक्शन हम लोग क्या होगा, ये H+ इस Mg+ को यहाँ से रिप्लेस करता है, और Mg+ को रिप्लेस करेगा तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे CH3CH यहाँ पे 2 है, ये हाइड्रोजन जब इसको रिप्लेस करेगा तो CH2 के साथ H जुड़ जाएगा, यहाँ पे H यानी कि CH3 हो जाएगा, इथेन प्लस ये कंपाउंड MgBr और प्लस OH, ये दोनों आपस में MgOH-Br बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर से रिएक्शन कराने पे इस तरह का रिएक्शन दिखाई देता है, जो कि AC1 मैकेनिज्म के थ्रू होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे इसमें दूसरा रिएक्शन हो जाएगा R3CCOOMg प्लस OAg, सिल्वर के साथ, सिल्वर के कंपाउंड के साथ Br। जब इसका अगर रिएक्शन हम लोग देखेंगे तो ये होता है R3CO, तो यहाँ पे पहले ये टूटेगा, R3 में C डबल बॉन्ड O पे माइनस, ये वाला बॉन्ड टूटता है ऐसे, प्लस Br प्लस Ag+। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस ऑक्सीजन के साथ जो सिल्वर का एटम था, तो ये सिल्वर यहाँ से ब्रेक होके यहाँ पे आ गया। अब इसके इन्फ्लुएंस के कारण क्या होता है, इस पे पार्शियल प्लस और इस पे पार्शियल माइनस चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से पार्शियल प्लस चार्ज और पार्शियल माइनस चार्ज आने के कारण
इसमें हम लोग देखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और ये अटैक करता है बॉन्ड इस पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा R3CBr+, यहाँ पे ये जब डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ जा रहा है, तो ये वाला में क्या होगा, माइनस चार्ज इस कार्बन के पास आएगा, तो ये बनेगा इस तरह से C डबल बॉन्ड O यानी कि CO2 प्लस ये ब्रोमीन जब इसके साथ आएगा तो यहाँ पे AgBr ऐसे, तो ये मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें आइसोटोपिक एक्सचेंज के लिए भी इसका रिएक्शंस का यूज किया जाता है। Ac1 रिएक्शंस का आइसोटोपिक एक्सचेंज यानी कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को एक्सचेंज करना हो, तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है और प्लस यहाँ पे D प्लस यानी कि ड्यूटेरियम से अगर हम लोग एक्सचेंज कराना चाहते हैं हाइड्रोजन को प्रोटियम को, तो ये आसानी से डिस्प्लेस कर देता है। जिसका मास ज्यादा होगा वो लेस मास वाले को आसानी से रिप्लेस कर देता है। तो ये D प्लस यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो ये हो जाएगा RD या प्लस H प्लस। तो इस तरह से ये Ac1 रिएक्शन कुछ ही कंपाउंड के लिए देखा जाता है। मेन हम लोग को जो देखना है वो है Ac2 रिएक्शंस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आएंगे Ac2 रिएक्शंस में। अब होगा इसके बाद Ac2 रिएक्शन। तो इसको हम लोग Ac2 रिएक्शंस को हम लोग डील करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम लोग मिलते हैं।